डिस्कस करेंगे अलेक्जेंडर पॉप की लिखी द रेप ऑफ द लॉक। ये एक मॉक एपिक सैटिरिकल पोम है जो 18th सेंचुरी में लिखी गई थी। इसमें एक बहुत छोटी सी चीज हुई है कि एक बाल का कट जाना जिसपे इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ से अलेक्जेंडर पॉप दिखाता है कि अपर क्लास लोग कैसे छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। द रेप ऑफ द लॉक को पहले मैं स्टोरी फॉर्म में पूरा समझा देती हूँ, उसके बाद में ये 5 कैंटोज में डिवाइडेड है, तो मैं आपको 5 कैंटोज को सेपरेटली अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी। स्टोरी की शुरुआत होती है जब पोएट अलेक्जेंडर पॉप एक छोटी सी बात को बड़ा बनाकर पेश करता है और कहता है कि कैसे छोटी सी चीज से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। बेलिंडा, जो एक ब्यूटीफुल एरिस्टोक्रेटिक गर्ल है, सुबह उठकर अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी होती है। वो अपनी ब्यूटी को एडमायर करती है, अपने बाल सेट करती है और अपनी अपीयरेंस पर पूरा फोकस करती है। इसी वक्त एक सुपरनेचुरल स्पिरिट एरियल उसके सामने आकर उससे कहता है कि तुम्हें आज एक हिडन डेंजर का सामना करना पड़ेगा, केयरफुल रहना। लेकिन बेलिंडा इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेती है और अपनी यूजुअल ग्लैमरस लाइफ में बिजी हो जाती है। उसके बाद बेलिंडा अपनी फ्रेंड्स के साथ सोशल आउटिंग पर जाती है, जहां सब लोग उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं। यहीं पर द बैरन उसे देखकर उसके ब्यूटीफुल हेयर से अट्रैक्ट हो जाता है। बैरन अपने आप से कहता है कि मुझे इसके बाल का एक लॉक चाहिए, चाहे जो हो जाए। वो सीक्रेटली प्लान बनाता है और एक तरह से रिचुअल करके सक्सेस के लिए प्रे भी करता है। इसी बीच एरियल और उसके सिल्फ बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एरियल अपने स्पिरिट को ऑर्डर देता है कि बेलिंडा के हेयर, ड्रेस और इमोशंस का ध्यान रखे, कोई हार्म नहीं होना चाहिए। लेकिन एरियल एक मोमेंट पर रियलाइज करता है कि बेलिंडा के हार्ट में कुछ ऐसा है जो वो कंट्रोल नहीं कर सकता और यहाँ से डेंजर अनअवॉइडेबल हो जाता है। फिर एक सोशल गैदरिंग में सब लोग एक कार्ड गेम ओम्ब्री खेलते हैं। बेलिंडा इस गेम में एक हीरो की तरह परफॉर्म करती है और गेम जीत जाती है। इसके बाद सब लोग रिलैक्स होके कॉफ़ी या टी ले रहे होते हैं। तभी बैरन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है और चुपके से सीजर निकालता है और बेलिंडा के बाल का एक लॉक कट कर देता है। जैसे ही लॉक कट होता है, बेलिंडा शॉक में आ जाती है और गुस्से में कहती है, ये मेरे ऑनर का लॉस है, ये अनएक्सेप्टेबल है। उसकी फ्रेंड थेल्स्ट्रिस भी उसे और भड़काती है और कहती है तुम्हें इसका रिवेंज लेना ही चाहिए, ये इंसल्ट तुम्हें बर्दाश्त करनी ही नहीं चाहिए। इसी बीच एक ग्नॉम स्पिरिट अम्ब्रियल केव ऑफ स्पिलिन में जाता है और वहां से सैडनेस, एंगर और फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। वो ये सब इमोशंस बेलिंडा में डाल देता है, जिससे बेलिंडा और ज़्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक हो जाती है। फिर क्लैरिसा एंटर होती है और सबको समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि ब्यूटी टेम्पररी होती है, रियल वैल्यू गुड सेंस और वर्च्यू में होती है। लेकिन कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और सब लोग अपने इमोशंस में ही उलझे हुए रहते हैं। फाइनली बेलिंडा और बैरन के बीच एक मॉक बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां वो एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं और सिचुएशन को और ड्रामेटिक बना देते हैं। सब लोग उस लॉस्ट लॉक को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। एंड में पॉइंट बताता है कि वो लॉक स्काई में चला गया है और एक स्टार बन गया है, जिससे वो इमॉर्टल हो गया है। इस तरह एक छोटी सी चीज़ को भी एपिक इम्पोर्टेंस मिल जाती है। तो ये इसकी स्टोरी थी। अब हम इसका कैंटो 1 अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। कैंटो 1 में पोम की शुरुआत एरिस्टोक्रेटिक लंदन सोसाइटी के एनवायरनमेंट से होती है, जहाँ पोएट एक एलिगेंट और फैशनेबल वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ बेलिंडा को एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और फैशनेबल यंग लेडी के रूप में प्रेजेंट किया गया है, जो अपनी अपीयरेंस और सोशल चार्म पर बहुत फोकस करती है। उसका मॉर्निंग रूटीन एक लग्जूरियस लाइफ के जैसे को रिफ्लेक्ट करता है, जहां वो अपने आप को मिरर में एडमायर करती है और अपनी ब्यूटी को एनहांस करती है। ये सीन सिर्फ डेली रूटीन का नहीं है, बल्कि पोएट इसको एग्जैजरेट एपिक स्टाइल में डिस्क्राइब करता है, ताकि एरिस्टोक्रेटिक वैनिटी और सेल्फ ऑब्सेशन को हाईलाइट किया जा सके। इसी सीक्वेंस में बेलिंडा का पेट डॉग शॉक भी इंट्रोड्यूस होता है, जो उसकी लग्जरी और फैशनेबल लाइफ का सिंबल बन जाता है। पोएट इस छोटी सी डिटेल को भी एपिक इंपॉर्टेंस देता है, जिससे मॉक एपिक टेक्निक की शुरुआत होती है। इस कैंटो में सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड ही नहीं, बल्कि सुपरनेचुरल वर्ल्ड भी एंटर करते हैं, जहाँ सिर्फ बोलते हैं एयर स्पिरिट्स को। इनका कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस होता है, जो फैशनेबल वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए असाइंड होता है।
एरियल जो एक मेन सिल्फ है बेलिंडा को एक ड्रीम या सेमी स्पिरिचुअल वार्निंग के थ्रू बताता है कि उसकी लाइफ में कुछ हिडन डेंजर आने वाला है। एरियल और अदर सिल्फ बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन उनका पावर लिमिटेड होता है क्योंकि वो सिर्फ लाइट, एयरी और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुपर नेचुरल इंटरवेंशन पोम को एक मैजिकल और एपिक डायमेंशन देता है। कैंटो 1 का ओवरऑल टोन तो प्लेफुल होता है और सैटिरिकल है, जहां पोएट एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की सुपरफिशियल वैल्यूज़ को सब्टली क्रिटिसाइज करता है। बेलिंडा का मिरर सीन उसकी वैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और सिल्फ का इंट्रोडक्शन ये शो करता है कि इवन नेचर स्पिरिट भी आर्टिफिशियल ब्यूटी कल्चर में इन्वॉल्व हो गए हैं। पोएट छोटी सी डेली एक्टिविटी को बहुत एपिक बना देता है और सोसाइटी कितनी ट्रिवियल चीज़ों को एक्सट्रीमली सीरियस बनाती है इस बारे में डिस्कस करता है। कैंटो 2 में पोम का फोकस बेलिंडा के सोशल आउटिंग और उसके अराउंड चल रही हिडन एक्शंस पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, लेकिन अभी भी सब कुछ लाइट, एलिगेंट और प्लेफुल टोन में ही है। सीन रिवर थैम्स लंदन के पास का है, जहां बेलिंडा एक बोट में राइड पर जा रही होती है। ये पूरा सीन एक रोमांटिक, ड्रीमी और एरिस्टोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जिसमें नेचर भी बेलिंडा की ब्यूटी को एडमायर करता है। इस कैंटो का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेलिंडा की ब्यूटी का हाइपरबॉलिक मतलब होता है एग्जैजरेटेड डिस्क्रिप्शन। पोएट उसके हेयर को इतना ग्लोरीफाई करता है कि वो ऑलमोस्ट एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये वही लॉक है जो आगे जाके कट होगा, इसलिए यहाँ उसका इतना ग्लोरिफिकेशन एक्चुअली फोरशैडोइंग टेक्निक है। बेलिंडा के बाल को गोल्डन, शाइनिंग और इररेसिस्टिबल बताया गया है, जिससे बैरन का अट्रैक्शन जस्टिफाई है। इसी कैंटो में द बैरन का कैरेक्टर एक्टिवली एंटर करता है। बैरन सीक्रेटली डिसाइड करता है कि वो बेलिंडा के बाल का एक लॉक हासिल करेगा। उसका ये डिज़ायर एक तरह का मॉक हीरोइक क्वेस्ट है। वो इस काम के लिए एक छोटा सा रिचुअल भी परफॉर्म करता है। वो लव लेटर्स और रोमांटिक आइटम्स को ऑल्टर पर रखकर सक्सेस के लिए प्रे करता है। ये सीन एपिक हीरोज के वॉर प्रिपरेशन का पैरोडी है, जहाँ नॉर्मली वॉरियर्स वेपन्स प्रिपेयर करते हैं, यहाँ बैरन एक हेयर लॉक के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। दूसरी तरफ एरियल और सिल्फ का रोल है जो एक्टिव हो जाता है। एरियल अपने ट्रूप ऑफ सिल्फ को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो बेलिंडा की प्रोटेक्शन करे। हर सिल्फ को एक स्पेसिफिक ड्यूटी दी जाती है। कोई उसके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा, कोई उसके ड्रेस को प्रोटेक्ट करेगा, कोई उसके इमोशंस को प्रोटेक्ट करेगा, और इस तरह से मिनी आर्मी स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन यहाँ वो एक फैशनेबल लेडी की ब्यूटी को गार्ड कर रहे हैं। इससे क्लियरली मॉक एपिक टोन स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन यहाँ एक सबटल ट्विस्ट आता है। एरियल सडनली रियलाइज करता है कि बेलिंडा के हार्ट में कुछ ऐसा सीक्रेट डिज़ायर या वीकनेस है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सुपरनेचुरल पावर्स भी ह्यूमन इमोशंस और फैट के आगे लिमिटेड हैं। ये मोमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनडायरेक्टली हिंट देता है कि आने वाला इंसिडेंट अब अनअवॉइडेबल है। यहाँ से पोम में फैट और फ्री विल का कॉन्सेप्ट भी टच होता है। ये बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट मैं बताती जा रही हूँ, इनको अच्छे से नोटिस करना, क्योंकि ये एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैंटो 2 का ओवरऑल इफेक्ट ये है कि एक तरफ बेलिंडा की ब्यूटी और एरिस्टोक्रेटिक चार्म को सेलिब्रेट करता है, और दूसरी तरफ बैरन का प्लान और सिल्व्स की प्रोटेक्शन के थ्रू अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट को बिल्डअप करता है। कैंटो 3 पोम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल पार्ट है, क्योंकि यहीं पर बेलिंडा के हेयर का लॉक कट होना होता है। कैंटो की शुरुआत एक सोशल गैदरिंग से होती है, जहां बेलिंडा और दूसरे एरिस्टोक्रेटिक लोग मिलते हैं। यहाँ बेलिंडा एक फैशनेबल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है और सबका अटेंशन उसकी ब्यूटी पर ही होता है। इसके बाद कार्ड गेम ऑम्ब्री का सीन दिखाते हैं, जो इस कैंटो का मेजर हाईलाइट है। पॉप इस सिंपल कार्ड गेम को एक एपिक वॉर के रूप में डिस्क्राइब करता है, जहां बेलिंडा एक हीरोइक वॉरियर की तरह प्ले करती है। कार्ड्स को सोल्जर्स और किंग्स क्वींस को वॉरियर्स की तरह डेपिक्ट किया जाता है। इस तरह एक नॉर्मल गेम को बैटलफील्ड बना दिया जाता है, जो क्लियरली एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के ट्रिवियल अबसमेंट का सटायर है। गेम के बाद एक टी ड्रिंकिंग सीन आता है, जहां सब लोग कोई कॉफ़ी, कोई टी, ऑलमोस्ट डिवाइन
इम्पोर्टेंस दी जाती है इस सीन को। ये सीन भी एग्जैजरेटेड है और ये शो करता है कि अपर क्लास लोग अपनी डेली लग्जूरियस लाइफ को कितना ग्लोरीफाई करते हैं। इसी रिलैक्स्ड मोमेंट में द बैरन अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो सीक्रेटली सीजर्स लेकर वेलिंडा के बाल का एक लॉक कट कर लेता है। ये एक्ट एक तरह का रेप को सिंबलाइज करता है, लेकिन यहाँ इसका टोन सीरियस नहीं बल्कि इससे सैटिरिकल है। इस पूरे मोमेंट को पॉप एक्सट्रीमली ड्रामेटिक बना देता है, जैसे कोई बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा हो। जब कोई लॉक कट होता है तो उसे ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है जैसे नेचर और यूनिवर्स रिएक्ट कर रहे हों, जो एक छोटी सी बात को कॉस्मिक लेवल तक ले जाता है। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद बेलिंडा शॉक और एंगर फील करती है और उसकी फ्रेंड थेल्स्ट्रिस उसको पोक करती है कि वो रिवेंज ले। साथ ही सिर्फ का रोल भी यहाँ वीक पड़ जाता है। वो बेलिंडा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जो ये शो करता है कि सुपरनेचुरल फोर्सेस भी फेट को नहीं रोक सकती है। कैंटो 4 में पोम का टोन थोड़ा इमोशनल और ड्रामेटिक हो जाता है, लेकिन फिर भी पॉप इसको कम्प्लीटली सीरियस नहीं होने देता है। ये कैंटो मेनली बेलिंडा के रिएक्शन, उसके ग्रीफ और सोसाइटी के एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स पर फोकस करता है। लॉक कट होने के बाद बेलिंडा का रिएक्शन एक नॉर्मल सैडनेस से बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होता है। वो अपने हेयर लॉस को ऐसे ट्रीट करती है जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी हो गई हो। यहाँ पॉप क्लियरली दिखाता है कि एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में अपीयरेंस और ब्यूटी का कितना ओवर इम्पोर्टेंस दी जाती है। बेलिंडा का ग्रीफ नेचुरल है, लेकिन उसको जो लेवल दिया गया है वो इंटेंशनली ओवरडन है, ताकि ये जो दिखाना चाहते हैं वही सब क्रिएट हो। इस कैंटो का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अम्ब्रियल का अंडरवर्ल्ड जर्नी। अम्ब्रियल जो कि एक नॉर्म है, केव ऑफ स्प्लिन में जाता है। ये एक सिंबॉलिक जगह है जहाँ से नेगेटिव इमोशंस जैसे सैडनेस, एंगर, ये सब कुछ उठाकर लेकर आता है। वहाँ से वो साइज, सॉब्स और पैशंस कलेक्ट करके बेलिंडा के पास ले आता है। इसका मतलब ये है कि बेलिंडा का ग्रीफ और आर्टिफिशियल हो जाता है, इसको बहुत इंटेंस बना दिया जाता है। ये पूरा एपिसोड दिखाता है कि इमोशंस भी यहाँ एग्जैजरेटेड और ऑलमोस्ट थेट्रिकल हैं। इसके बाद बेलिंडा का बिहेवियर और ड्रामेटिक हो जाता है। वो अपनी सिचुएशन पर इतना रिएक्ट करती है जैसे उसकी ऑनर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई हो। यहाँ से पोम में एक तरह का मॉक ट्रेजिक टोन डेवलप होता है, जहाँ ट्रेजेडी का फॉर्म यूज हो रहा होता है लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ट्रिवियल रहती है। इसी कैंटो में थेल्स्ट्रिस का रोल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो बेलिंडा को पोक करती है और बैरन के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। थेल्स्ट्रिस का स्पीच भी एग्जेजरेटेड होता है, जहां वो ऑनर, रेपुटेशन और सोशल इमेज की बात करती है जैसे कोई वॉर स्पीच हो। ये अगेन एपिक स्टाइल का पैरोडी है। फिर क्लैरिसा का स्पीच आता है, जो इस कैंटो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। क्लैरिसा एक बैलेंस्ड और रैशनल पर्सपेक्टिव देती है। वो कहती है कि ब्यूटी टेम्पररी होती है और रियल वैल्यू गुड सेंस, वर्च्यू और कैरेक्टर में होती है। ये पोम का मॉरल सेंटर है, जहाँ पॉप इनडायरेक्टली अपना मैसेज देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लैरिसा की बात को सीरियसली कोई भी नहीं लेता है, जो फिर से सोसाइटी की फुलिशनेस को हाईलाइट करता है। कैंटो 5 पोम का फाइनल रेजोल्यूशन पार्ट है, जहां कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर पहुंच जाता है। उसका सैट्रिकल कंक्लूजन दिया जाता है। इस कैंटो में बेलिंडा और बैरन के बीच जो टेंशन बिल्ड हुई थी ना, वो एक मॉक एपिक बैटल के फॉर्म में दिखाई जाती है। कैंटो की शुरुआत में क्लैरिसा का दिया हुआ मॉरल मैसेज इनडायरेक्टली कंटिन्यू होता है, लेकिन सोसाइटी अब भी उसको इग्नोर करती है। इसके बाद बेलिंडा और उसकी सहेलियां बैरन के अगेंस्ट एक तरह का सिंबॉलिक वॉर क्रिएट करती हैं। ये बैटल एक्चुअल फिजिकल फाइट नहीं होता है, वर्बल अटैक्स होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, प्लेफुल अग्रेशन होते हैं, इन सब के थ्रू होता है। पॉप इस पूरे सीन को एपिक बैटल्स की तरह डिस्क्राइब करता है, जहाँ छोटी छोटी चीज़ें भी वेपन्स जैसी लगती हैं। इस तरह एक नॉर्मल सोशल कॉन्फ्लिक्ट को वॉर जैसा बना दिया जाता है, जो मॉक एपिक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बेलिंडा का कैरेक्टर यहाँ एक हीरोइक फिगर की तरह प्रेजेंट होता है, जो अपनी लॉस्ट ऑनर के लिए फाइट कर रही है। बैरन भी अपने एक्ट को डिफेंड कर रहा है, जिससे दोनों साइड के बीच क्लेश और ड्रामेटिक हो जा रहा है। इस बैटल में एग्जेजरेटेड रिएक्शंस और विटी एक्सचेंजेस दिखाए गए हैं, जो पोम में ह्यूमरस टोन को मेंटेन रखते हैं। कैंटो 5 का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट है लॉस्ट
लॉक का डिसअपियरेंस। जब लोग उस लॉक को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो कहीं भी नहीं मिलता है, पॉइंट सजेस्ट करता है कि वो लॉक स्काई में चला गया है और एक स्टार बन गया है। ये ग्लोरिफिकेशन जहाँ एक छोटी सी चीज़ को इमॉर्टल बना दिया जाता है, इससे ये आइडिया मिलता है कि एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ट्रिवियल चीज़ों को भी अननेसेसरीली इमॉर्टलाइज कर देती है। इस कंक्लूजन में पॉप ने एक लाइट को ह्यूमरिस्ट रिजोल्यूशन दिया है। कोई रियल ट्रेजेडी नहीं होती है, बल्कि सब कुछ एक सिंबॉलिक और सैटिरिकल नोट पर एंड हो जाता है। बेलिंडा का ऑनर इनडायरेक्टली रिस्टोर हो जाता है क्योंकि उसका लॉक अब एक एटर्नल ऑब्जेक्ट बन गया है। ये एंडिंग ये भी सजेस्ट करती है कि ब्यूटी और फेम टेम्पररी होते हैं, लेकिन फिर भी इसे लिटरेचर के थ्रू इमॉर्टल बना सकते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।